सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो एआरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जहाँ पर भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ, जहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसमें काफ़ी लंबा ये चैप्टर है। मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको सब कुछ बता दिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बता दिया है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो हमारा टॉपिक है, वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, थर्मो का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसमें 2 टुकड़ों में बाँट दूँ, तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जब भी हम लोग हीट को मोशन में पढ़ते हैं, तो ये मेरा बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या जानना है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मेरे पास 2 सिस्टम दिया हुआ है, तो 2 सिस्टम को जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगे। तो ये मेरा क्या कहलाता है, सेम टेम्परेचर पे आने वाले 2 सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। लेकिन अब इनको पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, आपके पास ये हो गया सिस्टम, यानी कि जिसमें सारी प्रक्रियाएँ होंगी, वो हो गया सिस्टम। अब ये क्या है, आपके पास एक बाउंड्री है, तो आप इसको बाउंड्री दे देंगे और बाउंड्री से सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए, अब सिस्टम के बाद बाउंड्री और बाउंड्री के बाद क्या आता है आपका सराउंडिंग, है कि नहीं, जो भी कुछ बचा वो आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है बाउंड्री क्या है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला बाउंड्री कहलाता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग सब कुछ देखेंगे, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये मैंने आपको समझा भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े इससे पहले आप समझ लीजिए कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, आपको समझना क्या है, तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब ये क्या होता है जान लीजिए। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर 2 सिस्टम ए और बी, आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 सिस्टम दिया हुआ है और ये दोनों सिस्टम किसमें है, तो दोनों सिस्टम आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ, तो वो थर्ड सिस्टम के साथ। किसके साथ है, थर्ड थर्ड सिस्टम, तो थर्ड सिस्टम मान लीजिए कि कौन-सा है आपका, थर्ड सिस्टम ये सी है। तो अगर बोलता है कि ए और बी 2 सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएँगे आपस में। क्या बोला मैंने, कि अगर ए और बी 2 सिस्टम है और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम के साथ, तो ए और बी भी क्या हो जाएँगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएँगे एक-दूसरे के साथ। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है, मैंने एक सिलेंडर को कंसीडर किया। अब इस सिलेंडर में मैंने यहाँ पर एक वाल्व लगाया और एक वाल्व यहाँ पे लगाया। अब मैंने इस वाल्व का नाम दिया एडियाबैटिक वाल्व। अब ये भी समझाएँगे आपको कि एडियाबैटिक वाल्व क्या होता है, और ये वाला जो वाल्व है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये है आपका डायाथर्मिक वाल्व है। अब देखिए, जहाँ से हीट पास कर जाएगा, अब ये आपका ए हो गया सिस्टम, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो मान लीजिए कि ए और बी को सेपरेट करने वाला जो वाल्व है, एडियाबैटिक वाल्व है। अब आपके पास एडियाबैटिक वाल्व का मतलब होता है कि एक ऐसा वाल्व जो हीट के फ्लो को ना होने दे। मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर हीट फ्लो अब नहीं हो सकता, यानी ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगा। और जो डायाथर्मिक वाल्व है, वहाँ से हीट फ्लो आपका अलाउ रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, डायाथर्मिक वाल्व। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि 2-3 सिस्टम है आपके पास, कौन-कौन सा है? एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब इन तीनों का टेम्परेचर अलग-अलग है। मान लीजिए 81 है, 82 है और इसका टेम्परेचर कितना है? ये तीनों के तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं। तो अगर तीनों का अलग-अलग टेम्परेचर है, तो शुरुआत में तो ये पता चल गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो लेकिन अब ए जो है सी के साथ हीट एक्सचेंज करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ से हीट फ्लो हो सकता है, यहाँ से नहीं होगा। तो ए सी के साथ हीट एक्सचेंज करेगा और बी किसके साथ हीट एक्सचेंज करेगा, तो सी के साथ एक्सचेंज करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएँगे। अब एडियाबैटिक वाल्व जो दोनों सिस्टम के बीच में है, अब हम उस समय पर इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही हम इसको हटाते हैं, तो हम देखेंगे कि अब जो हीट का एक्सचेंज है, वो होना बंद हो गया होगा। तो जब ये होना बंद हो गया, इसका मतलब है कि ए और बी ने भी थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। यानी कि जब सिस्टम ए और बी अलाउड था थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली,
गेन करने के लिए किसके साथ? सी के साथ। यानी कि बात कहाँ पर आ गई? यही सिस्टम, ये वाला जो मैंने आपको समझाया, यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया। यानी कि आपको बता दें कि अगर ए यानी कह क्या रहा है कि अगर 2 सिस्टम है ए और बी, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, यानी कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सी के साथ। तो कहता है कि जो आपका ए और बी होगा, अब ए और बी भी जो होगा वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, और इसी लॉ को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस को। अब जो भी चीज़ें हैं अब उनको हम डेफिनेशंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, कि अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है ये जान लीजिए। तो जब भी हम एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक असेंबली है, असेंबली का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो अगर असेंबली है और इसमें क्या है मेरे पास, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इनका क्या होगा? इनके पास कुछ वैल्यूज़ होंगे किसके? तो इनके पास कुछ वैल्यू होगा प्रेशर का, इसके बाद वॉल्यूम का, और उसके बाद टेम्परेचर का। तो जो असेंबली होता है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जिसके पास कुछ वैल्यूज़ होते हैं, किस चीज़ का? तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो अब ये क्या कहलाता है आपका? इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि अब आपके पास, मैं बोल दूं कि अगर लार्ज कलेक्शन ऑफ आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, तो यही आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे कि जो आपके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ गैस है, बहुत ही आसान भाषा में, लार्ज कलेक्शन ऑफ गैस ही क्या है आपका? एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल्स का, कि ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर जगह है तो दूसरा भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अब आपके पास मैं अगर बात करूँ कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं। समझिए कि आपके पास वेरिएबल क्या करता है, जो डिटरमाइन करेगा थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम को। मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक जो बिहेवियर होगा, थर्मोडायनेमिक जो बिहेवियर होगा किसका? तो बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो उसको अगर ये डिटरमाइन करता है तो ये क्या कहलाएगा? आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर ऑफ सिस्टम के। अब जैसे कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपके पास अगर मैं इंटरनल एनर्जी, अगर मैं बोलूं कि इंटरनल एनर्जी को मैं यू से डिनोट करता हूं, मेरे पास कुछ और भी फैक्ट्स है, जैसे कि एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यानी कि अब इसी तरह के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, इनको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, टेम्परेचर को टर्म में। तो ये आपका पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाता है। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब अगर हम रिलेशन बात करें किसके-किसके बीच में, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है? आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। अगर हम इसको बात करें तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम क्या जानते हैं कि जो पीवी होता है वो आरटी के बराबर होता है। एन की वैल्यू क्योंकि क्या हो गई? 1 हो गई। तो यानी कि सिंपल सिस्टम में बात करें तो अगर कोई गैस है जो सिलेंडर में कंटेन है और उसके पास 2 वेरिएबल नोन है, आपके पास प्रेशर या फिर वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर, अगर आपके पास नोन है, तो थर्ड वेरिएबल को आप यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? यानी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज़ करके आप कोई भी एक अननोन वेरिएबल को खोज सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, अब उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, ये भी जान लीजिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब भी हमारा प्रोसेस तब होगा जब मेरा थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल होंगे वो चेंज होंगे। यानी वेरिएबल आपने क्या-क्या देखा है, तो वेरिएबल के टर्म में आपको मैंने बताया कि आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ये वेरिएबल्स हैं। तो उसी तरह से कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर कर रहा है तो वो तभी माना जाएगा कि अकर कर रहा है जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर समय के साथ क्या होंगे? चेंजेज विथ टाइम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर इन प्रैक्टिस अगर हम बोले कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करता है,
तो अब इसके बाद आपको कुछ प्रोसेसेस पढ़ना है जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ये सारे के सारे देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम शुरुआत में बात करें तो अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत जो पहला प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं तो आइसोथर्मल बोलते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पर कि टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से अब अगर हम बात करें आइसोबैरिक की तो बार क्या है? प्रेशर है। तो यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहाँ पर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पढ़ना है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब कोरिक प्रोसेस उसको बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो अब अगर जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। उसी तरह से ये विजिबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, विजिबल है। अब अगर हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक में अभी-अभी मैंने समझाया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं पास कर सकता है। तो आप ना ही यहाँ पर हीट इंटर कर सकता है और ना ही यहाँ से हीट लीव कर सकता है। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो है एडियाबैटिक बोलते हैं। अब ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 5वां प्रोसेस है वो आपका साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कोई भी सिस्टम जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, यानी कि अपने ओरिजिनल जगह पर अगर प्रोसेस पहुँच गया, तो यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल प्रोसेस पहुँच गया तो इसको हम लोग बोलेंगे साइकिल बोलेंगे। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अगर हमारा जो सिस्टम है, अगर वो रिटर्न कर जाता है, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये विजिबल है? ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। ये पाँचों प्रोसेस याद कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अब ये हर जगह मैं बोलते चलूँगा तो अब आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगला जो टॉपिक होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी किसका? तो गैस का। सारी चीज़ें तो गैस ही पर है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है? तो मैंने आपको एक टर्म समझाया था, बहुत ही डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। वो क्या था? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आपने पढ़ रखा है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताता है? ये बताता है कि जो गैस है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, इसको मैंने नाम दिया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई साहब, जो दुनिया में किसी से अट्रैक्ट ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं या फिर आइडियल बोलते हैं। देखिए कि आप किस सिचुएशन, मतलब आप कौन से स्थान पर रह रहे हैं। तो एग्ज़ाम पास करना है तो बिल्कुल आइडियल ही बन के चलना पड़ेगा आपको अभी, बिल्कुल सीधा। तो चलिए, तो डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल बोलते हैं या फिर इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट गैस बोलते हैं। अब आपको भी परफेक्ट बनना पड़ेगा परीक्षा निकालने के लिए। अब लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या जो ऊपर का एग्ज़िस्ट करता है, तो थोड़ा बहुत आप भटक सकते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास करना है तो आपको 60 टू 70% मार्क्स लाना होगा। तो 30% भटक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भटक सकते। नहीं तो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि लोको पायलट का कट ऑफ ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 100 में, अगर 100 पूरे बात करूँ पूरा नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह के बाद भी, तो 70 से 80 के बीच में ही कट ऑफ जाता है, उससे ऊपर नहीं आता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास आइडियल और परफेक्ट गैस एग्ज़िस्ट करेंगे? तो नहीं, यानी कि ये हमारे पास ट्रू नहीं होता है। तो जहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ तो वो गैस को नाम दिया गया कौन-सा गैस? तो वो बन गए रियल गैस। तो हम लोग मतलब मैं नहीं, आप लोग क्या हैं? तो रियल गैस हैं, ठीक है? तो अब जो हो गया, ये आपको रियल गैस भी याद आ गया होगा। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई 2 बॉडीज़ हैं, तो अगर 2 बॉडीज़ की बात करूँ कि अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, यानी कि 2 बॉडीज़ हैं, उनके बीच की दूरी मैंने कुछ फाइनाइट रख दी है, 2 मीटर, 3 मीटर। तो इस तरह की बात अगर मैं बोलता हूँ कि 2 बॉडीज़ अगर आपके फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो ये कैसे एनर्जी को प्रोसेस करेंगी? तो ज़ाहिर-सी बात है, कभी भी कोई बॉडी को डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो 2 बॉडीज़ फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पॉसेस करेगा क्या? तो पजेसेस, ये पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस करेगा।
तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात आ गई, तो यानी कि ये जो प्रक्रिया है आपका, और ये जो आपका प्रक्रिया हुआ, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे रियल गैसेस के, ये सारे के सारे रियल गैसेस की बात की जा रही है। तो रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब ये क्या होगा, तो ये पोजेस करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख रहा हूँ, पीई लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस, मेरे पास अगर कोई वॉल्यूम है, तो अगर मैं उसको क्या करता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो जो वर्क परफॉर्म किया जाएगा गैस के द्वारा, किसके अगेंस्ट, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा गैस का, वो भी क्या बढ़ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि आपके पास रियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस तब करता है जब दो बॉडीज आपस में फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। और इसी के कारण जो ये प्रक्रिया है वो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी आपका कहलाता है, यानी जो गैस पॉजेस करता है इसको हम बोलते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज कर देते हैं, तो जो वर्क परफॉर्म किया जाएगा गैस के द्वारा, यानी कि अब मैं क्या बोलूँ कि जो वर्क किया जाएगा किसके द्वारा, गैस के द्वारा, किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट हमारा कौन है, तो इंटरमॉलिक्यूलर। जाहिर सी बात है, परीक्षा निकालने के लिए भी यही जरूरी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, इसके अगेंस्ट वर्क अगर हम कर रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर जाएगा आपका, तो पोटेंशियल एनर्जी गैस का बढ़ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम गैस को कंप्रेस करें, मैंने क्या बोला, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम क्या बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई गैस है और इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। तो यानी कि, और फिर यहाँ पर भी हम सेम प्रक्रिया अपना रहे हैं, गैस को जो है अगेंस्ट, दिख रहा है ना ये, हाँ ये विजिबल है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, अब फिर से ये अगेंस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया हो जाएगा कि कंप्रेस होने पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है रियल गैस का, वो किसका फंक्शन बन गया, तो वॉल्यूम का फंक्शन बन गया। तो हम क्या बोल सकते हैं आपको कि मैंने कहाँ लिखा था यार ये, तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मेरा इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है किसका, ऑफ गैस का, वो क्या है, तो ये फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है। यानी कि वॉल्यूम के घटने और बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी घटता और बढ़ता है। तो ये आपको लाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, परीक्षा में वन लाइनर सवाल यहीं से बनेगा। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, ये वाला पूरा का पूरा जो बोर्ड में चीज़ें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर हम आगे देखते हैं, तो जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होता है, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो तो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा ये रैंडम मोशन में रहते हैं। तो क्यों, रियलिटी में तो यही पॉसिबल है ना, हमेशा ये किस में रहेंगे, रैंडम मोशन में रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करें, तो जो मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आता है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होता है 3/2 kT के बराबर। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ। जहाँ पर कि के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यानी कि अब जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, मैंने क्या बोला कि जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये भी आपका क्या कर देगा, गैस मॉलिक्यूल का इंक्रीज़ कर देगा। तो यानी कि अब हम क्या बोले कि जो अब मेरा काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ गैस हो जाएगा, जैसे वो वॉल्यूम का था, तो टेम्परेचर ऑफ गैस हो जाएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर यही सब बनते चला जाएगा। तो अब अगर हम बोलें कि जो इंटरनल एनर्जी गैस का है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ इतनी सारी सारी चीज़ें समझाने के बाद कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है, अब अगर मैं इसको डिफाइन करने का कोशिश करूँ तो ये क्या है? तो ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि बोल सकते हैं इसको कि ये काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ
जो इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी है। अब इन्हीं दोनों का जो सम है ये आपका क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कहलाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो टॉपिक था, जो मैंने आपको हेडिंग डलवाया था, आई होप आपको वो हेडिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पीवी डायग्राम। और देखिए, अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। उनमें जो भी चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ उसको आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। अभी हम थर्मोडायनामिक्स खत्म करने के बाद सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आप उनको चेक कीजिएगा, आपसे बनता है या नहीं बनता है। इतनी चीज़ें करने के बाद आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो आगे अब देखेंगे हम पीवी डायग्राम। अब पीवी डायग्राम क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो पीवी डायग्राम जो है, पी का मतलब हो गया प्रेशर और वी का मतलब क्या हो गया? तो वॉल्यूम हो गया। तो आपको पता है कि अगर एक परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल रिलेशन है 3 थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल के बीच में। कौन-कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हमको पता है कि अगर पीवी बराबर आरटी होता है या फिर एनआरटी होता है, एन की वैल्यू अगर दिया हुआ है तो पीवी बराबर आरटी है। तो यानी कि अगर हमको 2-3 में से कोई भी 2 वैल्यू दिया हुआ है और एक अननोन है तो हम तीसरे को आसानी से निकाल लेंगे। तो इसीलिए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो सिर्फ़ 2 के बीच में ही करते हैं। ये बात याद रखिएगा। या तो प्रेशर वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम टेम्परेचर, या फिर प्रेशर टेम्परेचर। तो अभी जो हम डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको हर चीज़ समझा दिया। तो यानी कि अब अगर हम किसी ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, किसी सिस्टम के स्टेट को 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। याद रखिएगा, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? तो इंडिकेटर डायग्राम क्या है? तो एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन? तो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो सिस्टम के स्टेट का। तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी लिख देता हूँ। अब किसके थ्रू? तो आपके पास यहाँ पर 2 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होंगे। 2 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का यूज़ करके हम स्टेट ऑफ सिस्टम को बताते हैं और ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। तो ये भी आपको आसान भाषा में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम जो पीवी डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो 2 के लिए बनाएँगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो एक उसमें से आएगा, मैंने बताया वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक होगा आपका एक्सपेंशन के लिए, और जो दूसरा होगा मैंने बताया कि कंप्रेस करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे। तो यानी कि दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन के ग्राफ को, और साथ ही साथ देखेंगे कि कंप्रेशन का ग्राफ होता है वो क्या बताता है। तो पहले मैं दोनों डायग्राम को ड्रा कर देता हूँ, फिर आपको हर चीज़ बताते हैं। तो अब अगर मैं पीवी डायग्राम लेता हूँ, सबसे पहले आपके पास ये हो गया वॉल्यूम, और ये हो गया आपके पास प्रेशर। तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? अब एक्सपेंशन में इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी कि कर्व ग्राफ बनेगा। यहाँ से अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी आपका ग्राफ कर्व बनेगा। कैसे बन रहा है? निश्चित रूप से हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो डाल रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, कि एक्स एक्सिस में इतना वैल्यू है, वाई एक्सिस में इतना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रैक्टिकली किया जाता है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का अलग-अलग मान निकाल के ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो ये किसको बता रहा है आपका? ये एक्सपेंशन को बता रहा है। और लाइनिंग देखिएगा, जो एरो है वो मैंने किधर की ओर ड्रॉ किया है? नीचे की ओर ड्रॉ किया हुआ है। तो यानी कि अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देता हूँ, तो वॉल्यूम को एक्सपैंड कर देने से क्या इम्पैक्ट पड़ता था, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। कि जैसे ही मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, तो वर्क जो परफॉर्म किया जाएगा गैस के द्वारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब कर जाता है? तो जब हम वॉल्यूम को क्या करते हैं? कम करते हैं, यानी कि हम जब गैस को कंप्रेस करते हैं तब। तो जो ये पीवी डायग्राम है, तो जो आपका एक्सपेंशन होता है वो हमेशा किधर की ओर होगा? ए से बी की ओर हो रहा है। अब अगर यहाँ पर मैंने प्रेशर क्या मान लिया? P1 मान लिया। उसी तरह से यहाँ पर जो मैंने प्रेशर है ये कितना था? वैल्यू P2 था। अब यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कितना मान लिया? ये V2 मान लिया। ये AB था, तो इसका प्रोजेक्शन मैंने क्या ले लिया? तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया ये A डैश, और ये आपका क्या ले लिया मैंने? B डैश ले लिया, ताकि एक नाम से कन्फ्यूज़न ना हो। और ये आपका क्या है? V1 और V2 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्या दर्शा रहा है?
वाई एक्सिस पे P1 और यहाँ पर क्या दर्शा रहा है आपको V1 दर्शा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या दर्शा रहा है ये P2 और V2 की वैल्यू को दर्शा रहा है। यानी कि अब अगर हम इस डायग्राम को देखकर बताएँ तो जो A से B जो आपका स्टेट हो रहा है, ये किसको दर्शा रहा है? ये एक्सपेंशन को दर्शा रहा है, आप याद रखिएगा। और अब अगर मैं दूसरी तरफ लेकर चलूँ, तो दूसरी तरफ भी आपको ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये जो है वॉल्यूम हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास V1 है, यहाँ पर भी आपके पास V2 है, लेकिन जो डायरेक्ट तो यहाँ पर अभी दिमाग में रखना है क्योंकि डायग्राम बता रहे हैं, तो कंप्रेशन याद रखिएगा कि कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस का मतलब होता है गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, यानी कि उसके वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है, कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो वैसे तो अगर आप गैस को देखेंगे तो 4 क्रियाएँ होती हैं अगर इंजन की बात करें तो। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सक्शन होता है, दूसरा कंप्रेस किया जाता है, यानी कि जब हवा को सक करते हैं, फिर उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है? तो यानी कि सक्शन होता है, फिर जो है आपके पास सक्शन के बाद कम सक्शन यहाँ से का सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर आपके पास एक्सपेंशन होता है और फिर ये एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो आपको वो 4 प्रक्रियाएँ जब हम इंजन समझाएँगे तो आपको बरोबर वहाँ समझ में आएगा कार्नोट साइकिल में। अभी याद रखिए कि जो कंप्रेशन है उसका एक्सपेंशन के उल्टा जा रहा है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो कंप्रेशन में मैंने क्या ले लिया, तो यहाँ फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ये आपका P1 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया P2। तो यहाँ पर अगर A था, ये आपके पास B था और फिर यहाँ पर ये हो गया A डैश और ये हो गया आपका B डैश। तो ये कितना है P1 V1 है यहाँ पर भी और ये कितना है आपके पास, ये हो गया आपके पास P2 और V2। तो ग्राफ अब आप देखकर समझ सकते हैं कि अब जो इंटरमीडिएट स्टेट होगा, जो सिस्टम के थ्रू पास करेगा इनिशियल स्टेट A से लेके फाइनल स्टेट B तक, वही रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व AB को। तो अब अगर हम पीवी डायग्राम के इम्पोर्टेंस की बात करें, अब ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो ऐसा इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। अब एनर्जी है तो एनर्जी वर्क करेगा, यानी हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इतनी तालमेल कर रहे हैं, तामझाम कर रहे हैं। तो अगर हम पीवी डायग्राम के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, 2 तरह से किया जाता है, सिस्टम पर भी वर्क करेंगे और सिस्टम के द्वारा भी वर्क किया जाता है। तो अगर जो हम वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, वो न्यूमेरिकली इक्वल जो होता है, वो होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम के बराबर। अब यानी इसको भी समझ लेते हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम के बराबर ये होता है। अब ये क्या बोल रहा है? तो देखिए, अब P और V का ग्राफ को अगर मैं लूँ, तो अगर मैं इसको खींच दूँ और इसको खींच दूँ, तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी एक रीजन ये हो गया, एक ये पर, तो ये आपका क्लोज़ डायग्राम बना। तो 2 रीजन आपका बना एक्सपेंशन के केस में और आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन के केस में देख रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेंशन के केस में देख रहे हैं, तो जो वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो एरिया आ रहा है आपके पास, कौन-सा है? A डैश, B डैश और B आ रहा है। तो A, B बी डैश और ए डैश मैं लिख देता हूँ। अब अंडर तो ये क्या है आपका, ये कैसा जा रहा है कि एक्सपेंशन के दौरान जो आपका वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो एरिया कितना कवर कर रहा है, ये है। और इसको जब हम ट्रेस करते हैं तो ये कौन-सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जा रहा है। कैसा जा रहा है ये? तो ये मेरा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जा रहा है। और उसी तरह से अगर हम कंप्रेशन को देखेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए, बी, बी डैश और ए डैश आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो मेरा वर्क डन जो सिस्टम पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या किया जा रहा है, बाय द सिस्टम किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो वर्क डन किया जा रहा है, ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो जब भी हम ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम की बात करते हैं, तो ये आपका कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज़ जा रहा है। तो जब भी हम वर्क डन यहाँ पर मेरा निकलेगा, वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा वर्क डन आएगा और यहाँ पर जो हम ट्रेस कर पा रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है मेरे पास, तो ये जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज़ में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर वर्क डन जो हमारा होगा, वो सिस्टम पर किया जा रहा है। तो जब पर पे किया जाएगा, तो वर्क डन हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तब। तो ये बात याद रखिएगा। तो मैं एक लाइन में आपको लिखना होगा, तो मैं बोल देता हूँ कि जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है, उसको अगर हम क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और बाकी जो है, जो अगर एरिया अगर हम ट्रेस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बातें थी इस डायग्राम से संबंधित, जो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।